वेलकम फ्रेंड्स, टॉपर ब्रेन्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और इस चैप्टर का जो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैंने सेलेक्ट किया है, जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में बहुत बार रिपीट हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा कलेक्ट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग नोट्स के तौर पे भी इसको देख सकते हैं। आपको नोट्स भी बनाना हो तो इसी तरह से आप नोट्स बनाएं, कलरफुल पेन्स का यूज़ करें ताकि आपको एग्जामिनेशंस में अच्छा हेल्प हो पाएगा। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स क्या होता है, हम लोग चैप्टर में भी अच्छे से पढ़े हैं। मैं चैप्टर का सारा इम्पॉर्टेंट लिंक्स, जितना भी वीडियोस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र? फर्टिलाइज़र इज़ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्टिलाइज़र इज़ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और मैन्योर क्या है? मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर में। ये इनऑर्गेनिक है और ये ऑर्गेनिक है। ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल वो होता है जो इको फ्रेंडली होता है, जो सॉइल को हार्म नहीं पहुंचाता है कभी। और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो सॉइल को हमेशा नुकसान करता है। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। मतलब फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। मैनुअली ये बनाया जाता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है। एंड व्हाट इज़ मैन्योर? मैन्योर को हम लोग देखें ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। एंड मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड वेयर? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन फील्ड्स। ये हमारे खेतों में, हमारे फील्ड्स में ही बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट जैसे काऊ डंग हो गया, एनिमल डेड हो गया, तो उसके पार्ट्स जो है मिट्टी में मिल जाता है। प्लांट्स का जो लीव्स होता है, ट्विग्स होता है, उसका जो ट्रंक होता है, वो सड़ करके वो मिट्टी में मिल जाता है और डिकम्पोज होता है। और डिकम्पोज होने के बाद वो मैन्योर बनता है उससे। और मैन्योर ही है जो सॉइल को फर्टाइल करता है। तो ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है और ये फील्ड्स में प्रिपेयर होता है। डिफरेंस आप समझ रहे होंगे। इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल। ह्यूमस क्या है? अब ह्यूमस वो एक ब्लैक मटेरियल होता है जो प्लांट्स और एनिमल जब डेड होता है, वो डिकम्पोज होता है, तो वो सड़ने के बाद मिट्टी के टाइप का, ब्लैक टाइप का बन जाता है। और वही जो है ह्यूमस कहलाता है और वो फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो फर्टिलाइज़र में ह्यूमस नहीं मिलता है और मैन्योर से ह्यूमस मिलता है। और फर्टिलाइज़र जो होता है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। फर्टिलाइज़र में जितने भी मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स को ज़रूरत होता है इंस्टेंटली, वो सारे मिल जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे यूरिया हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, बहुत सारे हैं। और लेकिन मैन्योर जो है वो लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। देन फर्टिलाइज़र में लॉन्ग टर्म यूजेज में हार्म द सॉयल। अगर हम लोग ज़्यादा लंबे समय तक फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते रहें तो वो सॉयल के लिए नुकसानदेह होगा। बट इन मैन्योर लॉन्ग टर्म यूजेज इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। लेकिन मैन्योर जो है लंबे समय तक अगर यूज़ करेंगे तो ये फर्टिलिटी बढ़ाएगा सॉयल का। इसमें एग्जाम्पल को एकदम ध्यान में रखना है, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, और इसका एग्जाम्पल है मैन्योर का काऊ डंग, प्लांट वेस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। ये एनसीईआरटी बुक का टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उसका नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन से लिया गया है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमेशा के लिए। जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं सारे में पूछे जाते हैं। और सारे क्लासेस जिसमें भी आपका क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर रहेगा वहाँ पे रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स ज़रूर पूछा जाएगा। इसको समझ लेना अच्छे से। रबी क्रॉप क्या होता है? रबी क्रॉप जो होता है वो विंटर के टाइम पे होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। और खरीफ क्रॉप जो होता है वो रेनी सीजन में होता है। अगर आप सेंटेंस में देखें तो रबी क्रॉप सोन एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन और द बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं कि सोन एट विंटर सीजन, बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन। और खरीफ क्रॉप सोन एट द बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन।
कंफ्यूज नहीं होना है। और रबी क्रॉप जो होता है ये हार्वेस्टिंग कब होता है इसका? मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग होता है। हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई। अगर आपको कटाई नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इट स्टार्ट्स इन अक्टूबर, और इसका हार्वेस्टिंग सीज़न जो है वो है सितंबर अक्टूबर। अगर आप ये हार्वेस्टिंग नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि इट स्टार्ट्स इन जून, जब बारिश स्टार्ट होता है। और इसका एग्जांपल है मस्टर्ड वीट, इसका एग्जांपल है राइस बाजरा। बहुत इजी है, सिर्फ आपको समझ के लेना है अच्छे से। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज इरिगेशन? What are the methods of irrigation? Describe two methods of irrigation which conserve water. The process of watering the crops at regular intervals is called irrigation. Crops को समय समय पर पानी देना, पानी प्रोवाइड करना ही इरिगेशन कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में सिंचाई बोलते हैं। पानी को जा कर के प्रोवाइड करना ही इरिगेशन कहलाता है। इसका कुछ मेथड्स होता है, मेथड्स है इरिगेशन का। एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड का नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रेडिशनल है, पुराने ज़माने का मेथड है, जो कुएं से पानी उठाया जाता था। जिसको इसमें ट्रेडिशनल मेथड में कुछ प्रोसेस है, जैसे मोट, पुली सिस्टम से यूज़ करते हैं, चेन पंप, ढेकली एंड राहत लीवर सिस्टम से। और मॉडर्न मेथड जो है, मॉडर्न टेक्निक में जो आया है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरीगेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन में ये दोनों मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। और ट्रेडिशनल मेथड के अंदर में ये है और मॉडर्न मेथड के अंदर में ये स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन है। और थर्ड क्वेश्चन था कि वाटर कंजर्वेशन में कौन सा मेथड, दो मेथड हेल्प करता है, मतलब पानी बचाने में कौन सा मेथड यूजफुल है। ये इसमें और इसमें दोनों में से कौन पानी बचाता है, पानी का कंजर्व करता है पानी को। द टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर एज फॉलोज, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, स्प्रिंकल से ही आपको समझ में आ रहा है कि पानी का फव्वारा, मतलब पानी स्प्रिंकल होगा, जैसे बारिश होता है ना। रोटेटिंग नोजल्स स्प्रिंकल वाटर एज इफ इट इज़ रेनिंग, बारिश की तरह ये घूमता हुआ पानी को चारों तरफ बिखेरता है। सेकंड है ड्रिप इरिगेशन, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय दिस मेथड। तो ये दोनों मेथड से पानी का बचत होता है, वाटर कंजर्व होता है। यही क्वेश्चन था हमारा। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स का मतलब होता है जो हम लोग क्रॉप को हम लोग लगाते हैं, उसके बीच में कोई अनवांटेड प्लांट्स आ जाता है, घास पतवार ये सब जो आ जाता है जिसका हमें ज़रूरत नहीं होता है, उसी को बोला जाता है वीड्स। द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रोज नेचुरली along with the crops called weeds. We can control weeds by the following ways. हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वीड को? टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स अप्रूट्स एंड किल्स द वीड्स। जैसे हम लोग क्रॉप को बोना शुरू करते हैं, क्रॉप का सोइंग शुरू करते हैं, उससे पहले हम लोग टीलिंग करते हैं, सॉइल को टीलिंग करते हैं। मतलब टीलिंग करना मतलब सॉइल को लूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे जो वीड्स है वो अप्रूट हो जाता है, वो जड़ से उखड़ जाता है और वीड मर जाता है। देन अगला प्रोसेस इसका है, अगला स्टेप है, इससे वीड खत्म होगा। वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स बोल करके केमिकल्स होता है जो वीड्स को मार डालता है। देन एक मैनुअल मेथड है कि मैनुअल वीडिंग कैन बी डन बाय पुलिंग द वीड्स बाय हैंड्स एंड थ्रोइंग अवे। हम लोग फार्मर्स को देखे हैं कि फार्मर्स अपने खेतों में बैठ करके अपने हाथों से एक एक करके सारे वीड्स को निकालते हैं और फेंक देते हैं। तो ये मैनुअल मेथड है। तो ये तीनों मेथड से हम लोग वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के दौरान हम लोग क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, जिसमें टीलिंग आता है, प्लोइंग आता है। मतलब जो हम लोग खेत को जोताई करते हैं हल लेकर के, प्लॉग लेकर के, बुल को यूज़ करके, और उसी से हम लोग सॉइल प्रिपरेशन करते हैं, सॉइल को लूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग सोइंग करते हैं, सीड्स का सोइंग करना। उसके बाद हम लोग एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। उसके बाद जब क्रॉप्स लग जाता है तो फिर हम लोग इरिगेशन करते हैं, पानी को पटाना करते हैं, पानी का सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं पौधों में, वही इरिगेशन है।
अगला स्टेप जो होता है वो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। जब पौधे हमारे हो जाते हैं, क्रॉप्स हो जाते हैं, तो उसे वीड्स भी वहाँ पे उगाते हैं, तो वीड्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े कंट्रोलिंग मेथड्स ऑफ वीड्स। तो वीड्स से बचाना एक स्टेप है। उसके बाद हम लोग उसका कटाई करते हैं। जब क्रॉप जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, उसको कटिंग करते हैं, देन उसको अलग किया जाता है। उसके बाद स्टोर किया जाता है, स्टोर करके रखते हैं हम लोग हमेशा सालों साल के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन अ फार्मर इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल का फर्टिलिटी को फार्मर कैसे बढ़ा सकता है? बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र और मैन्योर को यूज़ करके हम सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। बाय लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप्स। एक क्रॉप हो जाने के बाद उस फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना है। उस फील्ड में कुछ भी हम लोगों को लगाना नहीं है, 1 साल या 6 महीना इसे छोड़ देना चाहिए, ताकि उसका फर्टिलिटी जो है वापस आ जाए, सॉइल का फर्टिलिटी वापस आ जाए। रेगुलर अगर हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते रहेंगे एक ही खेत में तो फर्टिलिटी कम हो जाता है। तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग अनकल्टिवेटेड छोड़ देना है फील्ड को कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। अगला है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन या फिर मिक्स्ड फार्मिंग भी बोल सकते हैं। इस प्रोसेस को यूज़ करके हम लोग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को बढ़ा सकते हैं। इस क्रॉप रोटेशन में होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटली इन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड में अलग अलग टाइप का क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करते हैं। जैसे लेग्यूमिनस ग्रो किए हैं इस बार, तो अगले बार जो फसल हम लोग लगाएंगे वो नॉन लेग्यूमिनस लगाएंगे। बदल बदल करके क्रॉप लगाएंगे तो सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है उससे। उसी तरह से मिक्स्ड फार्मिंग भी होता है। मिक्स्ड फार्मिंग में भी अलग अलग टाइप का क्रॉप्स को हम लोग लगाते हैं, उससे भी सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर का एडवांटेजेस क्या है? इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जब मैन्योर हम लोग सॉइल में डालते हैं तो सॉइल का जो वाटर को होल्ड करके रखने का जो क्षमता होता है लंबे समय तक, वो बढ़ जाता है। मतलब हम लोग जब सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो वो पानी जल्दी सूखेगा नहीं। पानी जो है वो मिट्टी में होल्ड होकर के रहेगा। किसके वजह से? न मैन्योर के वजह से। सेकंड पॉइंट है, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। ये जब हम लोग मैन्योर ऐड करते हैं तो सॉइल जो है वो पोरस हो जाता है, उसके बीच में गैप्स आ जाता है, वो लूज़ रहता है और उसके बीच में ऑक्सीजन जाता है और नाइट्रोजन जाता है, सारे गैसेस जाना आना कर सकता है इजीली। तो वो हेल्पफुल होता है क्रॉप्स के लिए। अगला पॉइंट है, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो जो बैक्टीरिया, फंगी जो फ्रेंडली है, जो प्लांट्स को हेल्पफुल होगा, उसको बढ़ाता है ये। इट इंक्रीजेज द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो क्वालिटी है, उसका टेक्सचर है, उसको बढ़ाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र यूज़ करने से डिसएडवांटेजेस क्या है, बुराई क्या है इसमें? तो दे डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं डिफरेंस बिटवीन में। वो ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है, मैन्योर करता था। दे मेक द सॉइल लेस फर्टाइल। वो सॉइल को फर्टाइल नहीं करता है लंबे समय के लिए। कुछ पल के लिए वो कर देता है स्टार्टिंग में, लेकिन लंबे समय के लिए हम लोग जब यूज़ करते हैं तो वो फर्टाइल नहीं करता और नुकसान करता है उल्टा। दे आर नॉट इको फ्रेंडली। वो सॉइल के लिए फर्टिलाइज़र जो है लंबे समय के लिए अच्छा नहीं होता है, प्लांट्स के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो ये इको फ्रेंडली नहीं है। तो आप इतना क्वेश्चंस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत काफ़ी होगा। और साथ में आप एनसीईआरटी का जो समरी है उसको भी रीड कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा सारे। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और नोट्स आप ऐसे ही इसी तरह से बनाएं ताकि आपको रीड करने में अच्छा हो, थोड़ा अट्रैक्टिव भी होता है और पढ़ने में मन भी लगता है। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ आपको तभी मिल पाएगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।